Example 5 is a charged metallic sphere A is suspended by a nylon thread. Another charged metallic sphere B held by an insulating handle is brought close to A such that the distance between their center is 10 cm as shown in figure A. The resulting repulsion of A is noted, for example, by shining beam of light and measuring the deflection of its shadow on a screen. Spheres A and B are touched by uncharged sphere C and D respectively, as shown in figure B. C and D are then removed and B is brought closer to A to a distance of 5 cm between their center, as shown in the figure C. What is the expected repulsion of A on the basis of Coulomb's law? Sphere A and C and sphere B and D have identical size. Ignore the size of A and B in comparison to the separation between their centers. ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल नंबर 5 है एनसीईआरटी बुक सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और इंग्लिश मीडियम के लिए। अब मैंने पढ़ के तो सुनाई दिया आपको, आप देख भी रहे होंगे। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। क्या कहा उसने? पहले पार्ट में उसने कहा है कि एक हमारे पास चार्ज स्फेयर ए है, स्फेयर राइट, उसे हमने नाइलॉन के थ्रेड से लटका दिया है, क्लियर। और दूसरा चार्ज्ड स्फेयर भी है जिसे हम, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? इंसुलेटर, मतलब कोई लकड़ी का वुड मतलब या फिर किसी और चीज़ से पकड़ के लाए हैं हम इसके पास। क्यों? किसी अगर हम कंडक्टर से लाएंगे तो इसका चार्ज उधर की ओर ट्रांसफ़र हो जाएगा, समझ रहे हो? इसलिए क्या है ये इंसुलेटर, ये जो हैंडल देख रहे हो तुम पकड़ने का, ये इंसुलेटर, ठीक, ये इसके पास लाएं। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो उस टाइम इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो वो कह रहा है इसे नोट कर लीजिए, ये कहा उन्होंने। ये बताओ क्लियर होगी बात? डायग्राम ए में। अब वो डायग्राम बी में बोले कि इफ अगर हम दो अनचार्ज्ड स्फेयर लाएं सी और डी, ये अनचार्ज्ड है, और सी को ए से और डी को बी से टच करा दें, राइट, क्या हो गया डायग्राम हमारा? बी, क्लियर है। तो अब ये बताओ क्या होगा जब ये अनचार्ज्ड है सी भी और डी भी, तो क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? ए से सी पर और बी से डी पर चार्ज जाने लगा होगा। कब तक? जब तक के दोनों के चार्ज इक्वल ना हो जाए, क्लियर है अभी? बात खत्म। उसके बाद क्या करा? सी और डी को जैसे हमने टच कराया था उसके बाद हटा दिया। अब वो कुछ चार्ज, आधा आधा चार्ज तो लेके चले गए अपने साथ, उन्हें रिमूव कर दिया। उसके बाद ए के पास हम बी को इतना क्लोज लाएं कि उनके बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी? 5। पहले यहाँ पे कितनी थी? 10, यहाँ पे रहेगी 5। तो ये बताइए अब जो रिपल्शन फोर्स लगेगा वो इस फोर्स के कैसा होगा? कितने टाइम्स होगा? या इक्वल होगा, ठीक है, या कम होगा, क्या है ये बता दीजिए। ये उसने क्वेश्चन किया था। वैसे आप समझदार हो, समझ ही गए होंगे क्वेश्चन देखकर, ठीक है। तो करें क्वेश्चंस। तो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन डाल रहे हैं। तो केस ए के अकॉर्डिंग बताइए। तो अब बस मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो डिस्टेंस है ना 10 सेंटीमीटर, इसे क्या मान लीजिए? इसे आर मान लीजिए अभी, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि यार सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट कीजिए 10 की पावर -2। तो मैं इसे आर मान लूँगा तो ये कितनी हो जाएगी? r/2। हमारा आंसर बहुत आराम से इसी से निकल जाएगा। इसे मैंने आर मान लिया तो ये क्या हो गई? r/2। ये बताओ ये बात समझ में आई है नहीं? ठीक है, अभी मैं आर मान लूँगा, हम 10 सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्लियर करते हैं। तो कैसे हमें हमने देखा, क्या कह रहे हैं हम? रिपल्सन फोर्स F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो होती है। तो इसके चार्ज को मान लिया हमने Q1 और इसका मान लिया Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये भी मैं अपने पास से मान रहा हूँ। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे कहाँ दिया है? तो मैं आपसे कहूँगा कि क्वेश्चन में ये तो दिया है कि चार्ज है, देखो इस पर प्लस 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 4 दे दिए चार्ज, इस पर 2, मतलब तो इसका मतलब भी ये हो गया इस पर अलग है और इस पर अलग है। ये तो मतलब हुआ इसका कि यहाँ पे चार्ज दिए हैं 4 और यहाँ पर 2 है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसे कह दिया Q1 और इसे कह दिया Q2। अब बताइए ये बात समझ में आ गई आपके? कैसे क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। फिर उन्होंने क्या करा कि दो चार्ज स्फेयर, अनचार्ज्ड स्फेयर और लाएं सी और डी, और उन्हें हमने सी को ए से और डी को बी से टच कराया। तो फिर क्या हुआ होगा?
आधा चार्ज देखो, आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे प्लस प्लस के फोर्थ है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पर रहेगा, 2 यहाँ, इसका मतलब आधा चार्ज इस पर चला गया होगा। इसी टाइप से यहाँ देखो प्लस प्लस के 2 थे, तो एक आ गया, इसका मतलब आधा चार्ज इस पर चला गया होगा। तो अब मैं आपसे पूछूँ तो इस पर कितना रह गया होगा, तो आप कहोगे Q1/2 रह गया होगा। क्यों? Q1/2 तो इस पर चला गया होगा। इसी टाइप से यहाँ Q2/2 रह गया होगा, Q2/2 तो इस पर चला गया होगा। बताइए बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? क्लियर है? अब उसके बाद इन्होंने कहा COD को लाए थे, जैसे टच कराने के बाद इसे रिमूव कर दिया, तो चाहे भले से तुमने रिमूव कर दिया, लेकिन ये और ये अपने साथ चार्ज ले गए। तो अब क्या बचे हमारे पास इस वाले पे A पर Q1/2 और B पर Q2/2। अब हम B को A के इतने पास लाएं, क्लोज लाएं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो हाफ रह गई। देखो यहाँ 10 दी थी, यहाँ 5, तो मैंने इसे जब R माना है तो इसे R/2 ना मानना चाहिए, तो हमने इसे R/2 मान लिया। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? R/2। अब मैं बोलूँ कि इस पर A पर कितना चार्ज है, तो आप क्या कहोगे? Q1/2 है। इस पर कितना चार्ज है? आप कहोगे Q2/2 है। क्लियर है? तो अब मैं पूछूँ कि अब इस पर फोर्स बता दीजिए, तो निकालना है भैया। केस C, डायरेक्ट कहा गया C, क्योंकि इसका कोई अब रीजन ही ना रहा, ये बात इन्होंने यही बता दी कि हाफ हाफ हो गया। अब भी कौन सा फोर्स लगा हुआ है? रिपल्शन फोर्स, रिपल्शन U है यहाँ पर फोर्स। तो क्या हो जाएगा, उसे F' कह दें कि Q1, तो Q1 के क्या आएगा? Q1/2, Q2/2 अपॉन R², तो R के जगह क्या आएगा? R/2 का होल स्क्वायर। ये बताइए क्लियर है? तो हमने ये देखा कि ये R²/4 हो जाएगा। 4 कहाँ पहुँचेगा? ऊपर, और ये 2 2 4 नीचे, तो कहाँ पहुँच गए? 4 Q1 Q2 अपॉन ये वाला 2 2 4, 4 कहाँ आएगा? नीचे, R²। तो इससे ये कैंसिल। तो हमने क्या देखा कि F' जो आया है वो K Q1 Q2 अपॉन R² आ गया। तो आपको कह रहे ये क्या हुआ भाई? ये तो यही है, देखो लोट फेर के इसे इक्वेशन 1 कह दिया हमने। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम? इधर लिख देता हूँ, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन को ऐसे लिख देते हैं हम स्मॉल में, शॉर्ट में, EQN, इक्वेशन 1। तो इसका मतलब ये हो गया, अब जो फोर्स है रिपल्शन फोर्स इस टाइम वो पहले वाले फोर्स के ही इक्वल आ गया। बात समझ में तो आई? वो तो कैलकुलेशन करी हमने, इसमें कोई वो नहीं लगता कि भाई लॉजिक लगा लो यहाँ पर कि भाई ऐसा हो गया, समझ भी लो वैसे। अब इन्होंने डिस्टेंस भी तो हाफ कर दी। अगर आपके माइंड मारी होगा यार ऐसा क्यों हुआ कि चार्ज जो Q1 Q2 था तब यही फोर्स, अब चार्ज Q1/2 Q2/2 हो गया तब भी यही फोर्स आया, ऐसा क्यों हुआ? तो मैं आपसे कहूँगा रेडियस, वो भी तो देखो डिस्टेंस इनके बीच की, वो भी तो हाफ कर दी गई। पहले R थी, अब R/2 हो गई। अब बताओ बात समझ में आ गई? हो गया क्वेश्चन, यही हमारा आंसर है। कैसा लगा आपको बताइए? नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलें। नोट कर लीजिए इसे भी, है ना, ऐसे ही डायग्राम बना लेना तीनों और ऐसे ही नोट कर लेना। हो गया, नोट करिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें से कम 3 मार्क्स तक का तो आ ही जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6। लेकिन ये कराने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सुनिए। जब भी कोई, याद रखना है वाली बात मेरी, आंसर आप देखते ही बता दिया करोगे चुटकियों में कि इसका आंसर ये होगा, और वो भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, सुनिए। जब भी कोई इक्वल साइज के कोई भी चीज़ हो, कोई भी, जैसे कि स्फेयर, वो क्या हो, स्क्वायर हो, इक्वल साइज, मतलब यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तीनों की साइड क्या है? इक्वल, सेम है। या फिर कोई ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, है ना, जिसे तीनों साइड बराबर होनी चाहिए, बार बार कह रहा हूँ मैं। ठीक है, या फिर और क्या ले सकते हैं इसके अलावा? बताइए, और क्या ले सकते हैं इसके अलावा? ठीक है, स्क्वायर हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो इनके जब हम शीर, इस पर ये जो हेड होते हैं, इन पर कोई भी चार्ज रख दें, वो भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। मान लो 2 कूलम, तो इसके बीच में कोई सा भी चार्ज रख दें, तो यहाँ पर अगर वो इलेक्ट्रिक फोर्स पूछे तो वो क्या होता है? 0 आता है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या आती है? 0। कितने कूलम का चार्ज यहाँ रखा हुआ हो, यहाँ भी क्या हो? सिमेट्रिक बॉडी बोलते हैं इसे, है ना, सिमेट्रिकल जो भी बॉडी है उस पर। इसी टाइप से यहाँ पे आ जाइए, इनकी साइड चारों बराबर इक्वल है ना, तो यहाँ पे भी कोई चार्ज रखा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, अगर बीच में आपने कोई चार्ज रखा है, ठीक है, और इस पर क्या पूछा है?
टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा है तो इस कंडीशन में भी F की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, ये हम प्रूफ भी करके दिखा दूंगा मैं तुम्हें फिर भी एग्जाम्पल नंबर 6 में। तो अब आप एग्जाम्पल नंबर 6 देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूं क्या है। कंसिडर 3 चार्ज Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टिस है ना ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। What is the force on a charge Q with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle as shown in figure। ठीक है, इन्होंने डायग्राम दिया है। अगर डायग्राम ना भी देता तब भी हम बहुत आसानी से करते हैं इसे, क्योंकि उसने कहा ही था, क्या कहा था उसने कि Q1 Q2 Q3 3 चार्ज हैं हमारे पास जो Q के इक्वल है। ठीक है, उनके बारे में सोचिए। ये तो कहा था कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 ईच इक्वल टू Q। ठीक है, और कहाँ रखे हैं। तो अब मैं ये कहता हूं जब डायग्राम दिया हुआ करे तो आप क्या करो, जैसा दिया हो ऐसे ही बना लिया करो। ठीक है, देखो मैं यहां बना रहा हूं, ये डायग्राम दिया है इसने। तो यहां इसे A माना है तो A ही मानना चाहिए हमें, इसे B माना है तो B ही मानना चाहिए, और इसे C माना है C। जैसे देगा बिल्कुल सेम टू सेम। और Q2 बराबर, और यहां पर क्या दिया है Q3 बराबर Q। राइट, उसने क्या पूछा है, इन्हें ऐसे करके मिला दिया है, इन्होंने ऐसे मिला दिया है, ऐसे मिला दिया है। यहां पर क्या चार्ज रख दिया इन्होंने Q, कैपिटल Q। ठीक है, और उसने इस वाले Q पर क्या पूछ लिया है, कंसिडर 3 चार्ज Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q। ठीक है, एंड द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। ठीक है, साइड क्या है इसकी, इक्विलैटरल ट्रायंगल की L है। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल Q, क्या पूछ ले यहाँ पे, फोर्स बताइए विद द सेम साइन एज Q। इसका मतलब क्या हुआ, सेम साइन का मतलब जो तुम इसके साइन मान लो वही इसके मान लो। अगर ये पॉजिटिव मान के चलोगे तुम कहोगे ना हम तो Q3 Q2 Q1 को पॉजिटिव मानेंगे, तो मैं कहूँगा इसे ही पॉजिटिव मान लो। आप कहोगे ना हम तो माइनस मानेंगे, तो इसे ही माइनस मान लो। ये मतलब है, बहरहाल मतलब कहने का ये है कि इनके बीच कौन सा फोर्स लग रहा होगा, रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा भैया। ठीक है, कौन सा फोर्स, रिपल्शन फोर्स। क्लियर। तो हाँ भाई, हमें Q पर क्या निकालना है, फोर्स। तो शुरू करें। तो अब आप कहोगे फोर्स निकालने के लिए यार हमने तो ये पढ़ा था फोर्स के लिए कि 2 चार्ज के बीच फोर्स लगता है, यही तो पढ़ा था हमने कि 2 चार्ज के। अब हम यहाँ पे आके खड़े हो गए तो हमने देखा इसके चारों तरफ तो बहुत से चार्ज हैं, ये भी और ये खुद चार्ज है ही। क्लियर। हम यहाँ पे फोर्स निकालने चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, याद है क्या कराया था हमने, प्रिंसिपल किसका, सुपरपोजिशन। ठीक है, उसमें हमने क्या करा था, किसी भी एक चार्ज पर जो फोर्स निकालते हैं वो अलग अलग फोर्स निकालिए और वहाँ पे प्लस प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे खड़े हो तो आप इस वाले चार्ज की वजह से जो Q1 है और इस Q की वजह से, ठीक है, क्या निकाल लिया गया, फोर्स इस पे और इसकी वजह से फोर्स 2 हो गई, इस चार्ज और इस वाले चार्ज जो C पर है Q, इनकी वजह से फोर्स कितनी हो गई, 3 हो गई। तीनों को ऐड करेंगे मतलब, ठीक है, कैसे ऐड करते हैं मतलब क्या है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर सम में ऐड करते हैं। जब वेक्टर सम में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0। आप कहोगे ऐसे कैसा हो जाएगा, तो देखते हैं अभी। अब दूसरी बात क्लियर हो गई, ये वाली बात। दूसरी बात क्या है, हमें जब हम इसके और इसके बीच फोर्स निकालेंगे तो हमें यहाँ से और यहाँ के बीच की डिस्टेंस नहीं मालूम होनी चाहिए, ये आई ना बात। अब तो यहाँ से और यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, तो आप कहोगे सर इक्वली होगी, जो ये होगी वो ये होगी, वही ये होगी। तो मैं कहूँगा कम से कम निकाल के तो दिखा दो, निकालो तो सही कम से कम। तो बहुत सिंपल तरीके से निकालेंगे, चाहे इसे याद भी रख लेना, इसकी डिस्टेंस यहाँ वाली यहाँ की। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से सुनो। ये हमें क्या, ये क्या है पूरा, ये किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर। और ये किसका काम कर रहा है तुम्हारा, एल जो है ये वाला, ये हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर मत कहो बल्कि इसे क्या कहना चाहिए, इसे हमें बेस कहना चाहिए, क्योंकि एंगल बनेगा भाई, एंगल ना बनना है यहाँ पे। तो ये बताइए कौन सा क्या है, ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितने का एंगल बनते हैं, हर एक 60 60 60 60। और अगर मैं हाफ पूछूं तो कितना बताओगे, 30। बताओ हाफ ने कर दिया 60 का हमने, देखो ऐसे होता है, ये है तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। अगर मैं बीच में लाइन ऐसे फ्लो वो क्रिएट कर दूं तो ये कितना रह जाएगा, 30 ना रह जाएगा। तो इसका मतलब 30। ये क्या चीज़ है, बेस, और ये क्या चीज़ है, हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है, कोस में आता है। किस में आता है, कोस में। तो कोस 30 इज इक्वल टू क्या आएगा, बेस
बेस क्या है हमारा, इसके पास अपने पास से एक पॉइंट डाल दें डी, ये दिया है इन्होंने, देख लें, हाँ इन्होंने दिया है भाई, डायग्राम में दिया है डी, तो बेस क्या है हमारी ए डी, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है एल, तो एल इधर चले जाएगा, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 ए डी। ये बताइए, ये बात समझ में आई? तो आप कहोगे सर आपने ए डी निकाल दिया यहाँ से यहाँ तक, तो मैं कहूँगा हमें हाफ ही तो निकालना है इसका, देखो ये हाफ, तो इसका आधा कर दीजिए, ए डी का क्या कर दीजिए आधा। अगर हमें ए, इसे क्या कहा इन्होंने, ये भी देख लें भाई, डायग्राम में ये भी दिया है ओ, क्या दिया है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, जैसे डायग्राम में दिया हो ऐसा बात मान लो, ना दिया होता तो हम कुछ और भी मान सकते, सी मान सकते थे कि सेंटर है भाई, ठीक है, इन्होंने ओ दिया है। तो अब अगर आप मुझसे पूछोगे ए ओ बताओ हमें, तो मैं कहूँगा ए डी का क्या कर दीजिए हाफ, तो जब हम इसका √3L/2, ठीक है, ये तो मतलब है, इनटू क्या करेंगे इसका हाफ करेंगे, तो क्या आएगा 1/2, तो √3L/4 आ जाएगा, ठीक है। ए डी बराबर, देखो इन्होंने ये भी दिया है, इन्होंने सॉल्यूशन में देख लो, ए सी cos 30 √3/2L, ठीक है, ये आ गया है, और ए ओ ये बराबर हो गया। बताइए क्लियर है? तो क्या आ गया हमारा √3/4 × L, ये इसकी वैल्यू आ गई, किसकी, इसकी। तो अब आप कहोगे जितनी इसकी होगी उतनी इसकी होगी और उतनी इसकी होगी, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं, क्या आ गई √3/4 × L, √3/4 × L, √3/4 × L। हमें बीच की डिस्टेंस मालूम है, हमें चार्ज मालूम है, तो फोर्स निकालने से कौन रोक लेगा हमें, ठीक है, बहुत आराम से निकालेंगे, हम तुम मिल के निकालेंगे, और क्या, ठीक है दोस्तों। चाहे भले से कितनी देर लग जाए समझने में, कभी वीडियो देखकर ये कहो यार इतने मिनट में कराए इतने सवाल, मगर बात ये आती है क्लियर हो जाना चाहिए तुम्हारा कॉन्सेप्ट, मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्ट। इस टाइप के कोई से भी सवाल आए तो एकदम से उड़ा दो आप। हाँ शुरू करते हैं, किसके बीच निकालना है हम, ए और ओ, सॉल्यूशन डालना है यहाँ पर, है ना, फोर्स बिटवीन ए ओ, ठीक है, ए ओ के बीच, तो उसका नाम क्या रख दें हम F1, क्या आएगा के Q1 वैल्यू क्या है Q2 की वैल्यू क्या है कैपिटल Q, अपॉन R², तो √3/4 × L। बताइए तो आ गया। अगर आप कहोगे जब डिस्टेंस सेम है तो सर ऐसे मान लो, क्योंकि देखो चार्ज सेम डिस्टेंस सेम, इसको अगर मैं R भी मान लूँ ना, अगर आपको ये अच्छा ना लगे कि इतना लंबा क्यों करा है √3/4, क्योंकि पता तो है हमें का आंसर 0 आना है। अगर कोई बच्चा कहे कि सर एक काम कर दिए, इसे भी R मान लीजिए, इसे भी, तो कैसा रहेगा, है तो बराबर ही R², बताओ ठीक है। अब क्या करेंगे, फोर्स बिटवीन ए ओ हो गया BO, तो क्या कहोगे F2 = KQ/R²। आप क्या कहोगे, फोर्स बिटवीन CO, F3 = KQ/R²। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, नेट फोर्स, क्या करना है, नेट फोर्स किस पर निकालनी थी, 8.O पर, तो क्या आएगी F = F1 + F2 + F3, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये है मज़ेदार बात। तो आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो जाएगा, तो हम कहेंगे वेक्टर सम होता है भाई, वेक्टर है ये, इसमें डायरेक्शन का भी खेल है। देखो आप डायग्राम देख रहे होंगे, इन्होंने डायरेक्शन भी दिया है, देख लो, ठीक है। अभी हमने नहीं बनाया, मैं क्योंकि समझाऊंगा तुम्हें यहाँ पे, इसलिए नहीं बनाया भाई। ये बताओ, ये बात वैल्यू क्या आ गई 0, तो आपको तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे करके आना है, कहोगे आंसर आ गया भाई, लेकिन मैं आपको सेटिस्फाई करके भेजूंगा बिल्कुल, तो मैं तो प्रूफ करके दिखाऊंगा ऐसा आया क्यों, 0 आया क्यों, ठीक है, ये तो बात है। तो थोड़ा सा आपको वेक्टर के बारे में पता हो ही कि दो अपोजिट वेक्टर हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। अगर कोई एंगल बना रहा है वेक्टर, तो वहाँ पे क्या आता है, हॉरिजॉन्टल के साथ कोस आता है और वर्टिकल के साथ साइन आता है, ये तो पता ही है। तो वही बंद करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना भाई। ये बताइए, ये और ये, इनके बीच कौन सा फोर्स लग रहा होगा, रिपल्शन फोर्स होगा यार, हर एक के बीच रिपल्शन फोर्स होगा। तो ये वाला चार्ज कैपिटल Q है, ये स्मॉल q है, ये इसे क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा होगा, तो एक फोर्स इधर की ओर, इसे भी F कह दो, क्योंकि हम इन्हें F भी कह सकते थे। देखो इसकी वैल्यू भी यही, इसकी भी यही, इसकी भी यही, मैं आगे F लिख सकता हूँ, ऐसे कह दो इक्वेशन 1, इसे कह दो इक्वेशन 2, और इसे कह दो इक्वेशन 3। तभी नोट करना जब मैं कहता हूँ, ठीक है। कभी आप ये कहोगे यार हमने इतना नोट कर लिया था, मैं कहता हूँ कि नोट कर लीजिए आराम से, सही है, पॉज करके। ये बताइए बात समझ में आ गई। तो तीनों को जोड़ा, F I वैल्यू क्या 0,
ठीक है, अब वो क्यों नहीं आई, अब वो क्यों नहीं आई 3F, वो मैं यहाँ समझाने चाह रहा हूँ। अब ऐसे ही यहाँ बताइए, ये जो चार्ज क्यू है कैपिटल, ये इसे क्या कर रहा होगा, रिपल्सन कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। ये चार्ज क्यू इसे भी रिपेल कर रहा होगा। यहाँ तक बताइए, ठीक है, ठीक है। और इस वाले को क्या मान लीजिए, एफ डैश मान लीजिए, F1 मान लीजिए, एफ डैश कह दो, एफ डैश। तो एफ डैश की वैल्यू क्या आ गई नेट की, या नेट लिख दो यहाँ पर, एफ नेट, एफ नेट डैश ना लिखना चाह रहे हो तो 0। क्यों, कभी तुम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओ कि यार सर एफ 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 3F हो जाएगा और ये एफ लिखा आपने, तो एफ से तो एफ कट गया, कुछ बचा ही ना, तो इसलिए मैंने एफ नेट कर दिया। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हर चीज़। ये बताइए, बात समझ में आई। ये क्यू जो है ये इस पर एक फोर्स लगा रहा है, क्यू जो है ये इस पर भी एक फोर्स लगा रहा है, क्यू जो है इस पर भी एक फोर्स लगा रहा है। कौन सी, रिपल्शन। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ पे बना दूँ तो इस टाइप से, तो आगे देखना कुछ कुछ क्या यही आएगा, ये वाला एफ ये लिख दिया, ये वाला एफ इधर लिख दिया और ये वाला एफ इधर लिख दिया। यहाँ तक बताइए, क्लियर है। अब मैं तुमसे बोलूँ, ये वाला तो चलो ऊपर गुजारा है, ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो कहाँ आएगा, इन दोनों का। तो आप कहोगे सर यहाँ आएगा। मैं दूसरे मार्कर से कर देता हूँ, है ना, जो आपको समझ में आ जाए। क्या है, देखो ये बात तो समझ में आ गई, हमने इससे नोट कर लिया। तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा इन दोनों का, यही तो आएगा। बताओ सही है। अब मैं बोलूँ इनका मैग्नीट्यूड ये कैसे निकालूं मैं, तो आप कहोगे सर ये क्या था, ये ट्रायंगल था, कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो कितने डिग्री का बन गया था, कौन, 60। बताओ, ऐसे तो कहोगे आप, ठीक है। कितने का एंगल है, 60, और ये भी क्या होगा, 60। तो f इसके साथ क्या आ जाएगा, f cos 60। इसकी वजह से क्या आ जाएगा, f cos 60। जहाँ पर एंगल आता है उसके साथ cos आता है, तो cos f60। तो f60 की वैल्यू क्या, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो f/2। इसका भी क्या आ गया, f/2। दोनों का मिला दे तो क्या आएगा, f। तो इसका मतलब रिजल्टेंट जो आया है हमारा, इन दोनों का मिला के, इस वाले f और इस वाले f का मिला के रिजल्टेंट आया है वो क्या है, f। अब बताओ, बात समझ में आई। तो इन दोनों का रिजल्टेंट f और ऊपर क्या है, f। तो नेट क्या हो जाएगा, f नेट, क्या लिख रहा हूँ मैं, f नेट क्या हो जाएगा, f माइनस f। ये तो आपको पता ही है, जब दो वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट होते हैं तो माइनस का साइन आता है, माइनस से माइनस कट गया, माइनस f से प्लस f कट गया, क्या आएगा, 0। ये आया। वैसे आपको वहाँ बोर्ड के एग्जाम में प्रूफ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको कराया है, ठीक है। आपको क्यों कराया है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, सही है। कभी आप कंफ्यूजन में हो कि कैसे किया है, इस वजह से बता दिया। समझ में आई भाई बात, आपको नहीं करके आना वहाँ पे, ठीक है। देखो फिर मैं यहाँ समझा दूँ, कभी यहाँ कट गया हो कुछ। देखो सुनो, एक f क्या है ऊपर की ओर, एक f इधर की ओर, एक f इधर की ओर, दोनों के क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल आए थे तीनों के, इसलिए हमने एफ मान लिया, क्लियर। अब मैं बोला कि यार ये तो चलो पता हमें ऊपर है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो आप कहोगे यहाँ की ओर होगा। जब ये कितने का एंगल बना रहा है, 60, तो ये भी 60। तो f के साथ 60 एंगल तो क्या आता है, f cos 60। f के साथ 60 का एंगल तो क्या आएगा, f cos 60। और cos 60 की वैल्यू आती है 1/2, तो 1/f/2, f/2। बताओ, ऐसे तो आ गया। और f/2 क्या मिलेगा, दोनों का मिलकर हमें f। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट है वो क्या है, इन दोनों का f। तो अब मैं कहूँ f नेट बताइए, तो आप क्या कहोगे, f नेट इज इक्वल टू एक f ऊपर की ओर, एक f नीचे की ओर, तो क्या आया हमारा, 0। f नेट क्या आ गया, 0। अब बताओ, बात समझ में आ गई। ये मैंने एक बार और समझाया आपको, इसीलिए आप ये ना कहो कि समझ में ना आया। तो इसीलिए तो वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डायग्राम देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या आने वाला है, 0। अगर कैसी बॉडी है, सिमेट्रिक बॉडी है, सिमेट्रिकल बॉडी है, तो हमारा आंसर हर हाल में 0 आएगा, ठीक है। और चार्ज भी क्या हो, इक्वल हो। यहाँ पे चार्ज जो है वो सेम जो भी रखा हो, उस पर नेट फोर्स पूछे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, नोट कर लीजिए अब आराम से, आप करिए, वो भी लिख लेना वैसे, ठीक है, कर लिया होगा आपने। बताना आपको कैसे लग रहे हैं सब क्वेश्चंस, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। एग्जाम्पल 7 करने जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है उसे देखकर ही आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या आंसर आना है। मुझे पूरी उम्मीद है आप देखकर समझ गए होंगे क्या आंसर आना है। एग्जाम्पल 7, कंसीडर द चार्ज
क्यू क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एज शो इन द फिगर। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। बस यहाँ पे हर एक जो वर्सिटीज हैं उन पर पूछ लिया चार्ज। तो मैं देखो डायग्राम बना रहा हूँ, डायरेक्ट करेंगे इसे भी, और ऐसे ही करके आना जैसे मैं करा रहा हूँ। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। यहाँ पर जो चार्ज है इसे Q1 यहाँ पर बोला इन्होंने Q। मैं कहता हूँ जैसे डायग्राम दिया भाई उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फिर इसे एक बोला है, इस पॉइंट को B बोला है, Q2 बराबर क्या कहा है Q, और Q3 बराबर क्या कहा है माइनस का Q। ठीक है, और वैसे तो फोर्स भी दिखाए इन्होंने, देख रहे होंगे आप डायग्राम में यहाँ पर। ठीक है, फोर्स भी दिखा दिए हैं, लेकिन आपको क्या करना है हर एक फोर्स, और हाँ इनके बीच की डिस्टेंस भी देखो L ली है इन्होंने अब भी। तो अब हमें बीच से तो कोई मतलब ही ना रहा, अब सेंटर वेंटर से कोई मतलब नहीं है। अब इस वाले पर बताओ कुल फोर्स, इस पर बताइए, इस फोर्स पर इस पर बताइए, ये पूछा है। तो आंसर क्या आना है 0। क्यों, चार्ज इक्वल हैं। अब ये मत कह रहा है माइनस का है तो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, क्योंकि माइनस प्लस में इसका कोई रोल नहीं होता। चार्ज वो जो है फोर्स वो कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, और उसमें किसका खेल होता है सब डायरेक्शन का। तो इसलिए कभी ये सोचो मैग्नीट्यूड इक्वल है, अगर हम मैग्नीट्यूड इक्वल ना होते तब हमारा आंसर कुछ और आता। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ए पर निकालने इसे ए कहा, इसे बी, और इसे शायद सी कहा होगा, जाहिर सी बात है, हाँ सी। तो उसने कहा ए पर बताइए फोर्स, बी पर, सी पर। तो हम क्या कहेंगे, जब हम इस पर खड़े हो गए आके, देखो इस पर, तो हमने देखा तो एक चार्ज ये है, इसकी वजह से इस पर फोर्स, इसकी वजह से इस पर फोर्स, ऐसे तो लगेगा। ठीक है, तो हम ये निकाल रहे हैं चार्ज, वही सॉरी फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो क्या होगा, F इजिकल टू ए बी भी कह सकते हो, के Q1 Q2, तो वो भी Q अपॉन L स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा के Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। बताइए यही तो आगा। अब एक बात बताइए, जो इस दोनों के बीच फोर्स है वो इन दोनों के बीच होगा, वही इन दोनों के बीच होगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे हम सिमिलरली फोर्सेस बिटवीन, ए भी कर चुके हैं हम, है ना, बी सी एंड सी ए। तो एफ बी सी भी क्या होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और एफ सी ए भी क्या होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, नाउ एफ नेट क्या आएगा, एफ ए बी प्लस एफ बी सी प्लस एफ सी ए। और आपको बिना सोचे समझे आंसर क्या लिखना है 0। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वेक्टर सम कहलाते हैं, और वेक्टर के हिसाब से हम इसे, ठीक है, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा आंसर ही क्या निकल के आएगा 0। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहा, बिल्कुल इसी जैसा है कि इनके बीच फोर्स, इनके बीच फोर्स, इनके बीच फोर्स, तीन ऐसे बनेंगे, समझ गए। वहाँ पे आपको नहीं दिखाना है, मैं बता रहा हूँ, फिर इन दोनों का वो निकालोगे, वो इक्वल है फोर्स, इक्वल है फोर्स, इक्वल है, तो इनका ये आ जाएगा रिजल्टेंट, ये इसे कैंसिल कर देगा, आंसर आ गया। क्लियर है। कभी ये सोचो, वहाँ पे आपको ऐसे ही करके आना बोर्ड एग्जाम में। यहाँ तक बताइए क्लियर हो गया। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, शेयर भी कीजिए। उन्हें बताइए कि इतने ईजीली एग्जाम्पल इसके होने, और एक्सरसाइज भी ऐसी कराऊंगा मैं, ठीक है, बहुत बहुत स्मूथली वे में चलेंगे हम, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में ऐसा होता है, आपको भी पता होगा इतना, तो एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल भी है ना वो बल्कि टफ है बाहुबली एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज बल्कि आसान है, ठीक है, वो भी कराऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर हमारी अभी एक और देखेंगे आज हम इस वीडियो में, एक एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है, फिर बाकी जो बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नोट कर लीजिए आप। क्या है एग्जाम्पल नंबर 8, इसका सॉल्यूशन डाल रहा हूं मैं। दो डायग्राम दिए हैं, आप भी मैं चाहता हूं बना लीजिए देखकर, है ना, दिख रहा होगा आपको। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये माइनस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस प्लस, ये क्या है माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बिल्कुल सही है, ऐसे तो दी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी,
अपोजिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव ऊपर कर दिया है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या दिखाया है इन्होंने भाई? इलेक्ट्रॉन दिखाया है, माइनस का ये लिख कर कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है। तो कहा है, क्वेश्चन पढ़ूंगा भी समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर जो दिखाया है ये प्रोटॉन दिखाया है, प्लस का ये लिखने का मतलब ये है प्रोटॉन है। ये डायग्राम ए कह दीजिए और इसे बी कह दीजिए, ठीक है। तो पढ़े क्वेश्चंस भाई हम, क्या है? एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। डायग्राम ए, फिगर ए। The direction of the field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. Figure B. Compute the time of falls in each case. क्या निकालना हमें? टाइम कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आने में जो गिरा है, जितनी डिस्टेंस इसने कवर की है गिरने में, इसे कितना टाइम लगा। और इसी तरह से प्रोटोनों को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, ठीक है। आगे लिख दिया उन्होंने, कंट्रास्ट द सिचुएशंस विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, ठीक है। फिर इसकी किसी फ्री फॉल ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी जो होती है जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उससे इसे कंपेयर भी करके बताइए, ठीक है। तो शुरू करें। क्या कहा फिर? देखो सवाल समझ में तो आ गया। वैसे क्या कहा था उसने कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर क्या है नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को ऊपर से छोड़ा गया फ्री फॉल, आराम से गिर रहा है नीचे को। तो ये बताओ इसे यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना टाइम लगेगा। इसी तरह बस क्या कर दिया उन्होंने, प्लेट को चेंज कर दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी वही है जो यहाँ पे था, डिस्टेंस भी वही है जो यहाँ पे थी। जितने डिस्टेंस यहाँ पे इसने कवर की थी इसने यहाँ पे भी की है। अब ये बताओ इसे कितना टाइम लगा होगा यहाँ पे गिरने में। अब समझ में आ गई बात? ये कहा था उसने, दोनों में हमें टाइम एक्यूरेट करना है। तो अब मैं बोला यार गिरने की बात आ रही है तो कौन सी इक्वेशन लगा दें। मेरे माइंड में तो सेकंड इक्वेशन आ रही है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आ क्या रही है भाई? खुद बताती है इक्वेशन, ये तो पता ही होगा आपको। 3 इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ मोशन। एक तो होती है v = u + at, मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ इसीलिए आपको। एक होती है s = ut + ½ at²। तीसरी होती है v² = u² + 2s। आपने 9th में भी 10th 11th में भी ये खूब पढ़ी होंगी, ठीक है, पढ़ी है। तो अब मैंने बोला कि बताओ कौन सी लगाऊं इनमें से, तो थोड़ा सेंस खुद लगाओ। ये लग जाएगी यहाँ पर, डिस्टेंस की बात की है उसने, कितनी डिस्टेंस कवर की। यहाँ पर डिस्टेंस आया, एस आया कहीं नहीं, तो इसका मतलब ये लग जाएगी यहाँ पर। यहाँ पे तुम कहोगे सर डिस्टेंस आ गया, तो मैं कहूँगा यार निकालना हमें टाइम है, तो टाइम है यहाँ पर, तो तुम कहोगे ये भी नहीं लगेगी, ये भी नहीं लगेगी, तो कौन सी रह गई? अब ये डिस्टेंस की बात भी करी है इसने, टाइम मालूम करा है, बहुत आराम से निकालेंगे। यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। वी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। ए एक्सीलरेशन। टी टाइम। क्लियर है? एस क्या है? डिस्टेंस। क्लियर? तो हम इससे निकाल लेंगे। अब आप कहोगे ये तो दिया ही नहीं सर, ये कैसे लाओगे? तो अभी देखते हैं, बहुत आराम से आएगा ये। तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे हम? सेकेंड, ठीक है। क्या है? देखो मैं लिख दूं यहाँ पर, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस क्या दे दी इसने? 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 × 10⁻⁻² मीटर। आगे, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻⁴। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। आगे, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एज रिमूव कीपिंग मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड एंड अ प्रोटॉन फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल्स ऑफ ईच केस। अच्छा, इस केस में भी टाइम बता दो, इसमें भी तो कहा उसने, तो इसे हम बाद में करेंगे, पहले अब ए केस की बात कर रहे हैं हम। टी बता दो, जब इलेक्ट्रॉन की बात आ रही है तो टी ई लिख दो, छोटा सा याद रहेगा, है ना। तो इक्वेशन क्या होगी? एस = मैं फिर यहाँ लिख रहा हूँ ut + ½ at²। तो u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। जब देता नहीं है कहीं भी, या तो लिखे स्पेशल कि इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, नहीं तो हम 0 मान लेते हैं। जब ये 0 तो t से मल्टीप्लाई करिए, ये भी 0, ½ at²। तो 2 इधर चला जाएगा, 2s = at²। a अपॉन में जाएगा और t का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा? रूट। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ te = 2s/a। ये बताइए बस समझ में आई या नहीं? जब आप नोट करो चाहे लिख लेना कि कहाँ से प्रूफ करा हमने, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन ले ली हमने? सेकंड। अब बात आती है, अब आप कहोगे ए कहाँ दिया है, कहाँ से लाओगे? तो मैं कहूँगा न्यूटन्स का नियम भूल रहे हो क्या? न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, क्या है न्यूटन सेकंड लॉ? F = m है। तो ए = क्या आ गया? F/m। आप कहोगे F कहाँ से लाओगे, F तो दिया ही नहीं। तो मैं आपको कहूँगा कि F = E भूल रहे हो क्या? याद है कहाँ से आया? E = हमने क्या पढ़ा था? F/q याद है। और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसी की भी बात आए तो हम q के जगह क्या लगाते हैं? E। ये इधर चला गया तो E। F = क्या हो गया? E। तो जहाँ पर F था वहाँ पर मैंने E लगा दिया। तो A की वैल्यू E/m कहाँ लगा दीजिए आप? यहाँ पर। तो TE = जब हम A की वैल्यू ये लगाएंगे E/m तो m ऊपर चला जाएगा, 2sm/,
ई। अब बताइए ये बात समझ में आ गई। अब कोई भी बच्चा बहुत इजीली करेगा इसे। कैसे कर लेगा? सबकी वैल्यू पता है, वो लगा देगा आराम से। ठीक है, कराता हूँ। अभी इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, मैं यहाँ करा रहा हूँ। ठीक है, तो वैल्यू लगा रहा हूँ मैं, आपको दिखा भी तो दूँ कैसे सॉल्व करेंगे हम। 2 एस की वैल्यू क्या है भाई? 1.5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक, एम की वैल्यू क्या होती है? अब आप कहोगे यहाँ तो दिया ही नहीं, तो मैंने आपको इसलिए तो रटवाई थी कि इलेक्ट्रॉन क्या है। इसके मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे इस टाइम? इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9 इंटू 10 की पावर -31। वैसे 9.1 होता है, लेकिन मैंने कहा था कैलकुलेशन जब करो ना न्यूमेरिकल, तो 9 ही मान लिया करो। अपॉन ई, तो ई की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इस कैपिटल ई की वैल्यू क्या दी है? 2 इंटू 10 की पावर 4। बताइए समझ में आ रही बातें? तो कैसे करें भाई? देखो, अब देखो कैसे कर रहा हूँ मैं। ये बताओ 1.6, ये 1.5, अगर मैं इसे कैंसिल कर दूँ 0.5 0.6 ही तो है, कोई फ़र्क पड़ लिया है? बिल्कुल नहीं। इससे ये कैंसिल कर दूँ, कोई फ़र्क पड़ लिया है? बिल्कुल नहीं। अब देखो ना मेरे खेल, ये माइनस का 19 10 की पावर, ये प्लस का 4, तो कितना बचा? माइनस का 15। माइनस का 15 ऊपर जाएगा, प्लस का 15। प्लस का 15 31 में से गया, कितना बचा? माइनस का 16। माइनस 16 और 2 कितना हो गया? माइनस का 18। तो 3 का बाहर निकल के आएगा, 9 का बाहर निकल के क्या आएगा? रूट से 3। लेकिन आप 3 मत लिखना, 2.8 लिख दो, 2.9 लिख दो। आप पूछो ऐसे क्यों कर रहा हो, तो मैं कहूँगा देख ना रहे हो कि हमने पूरा पूरा काट दिया यार, कुछ कमी तो कटता ही है। इससे ये कैसे कटता? कुछ कम पॉइंट में आता, चाहे पॉइंट कुछ करके 9 ऐसा, या 1 थोड़ी ना आता। हमने 1 टाइम्स काट दिया। ठीक है, तो थोड़ा कम करके लिख लो। और 10 की पावर क्या कह रहा हूँ मैं, कितना आएगा? 18 हुआ 9। देख ले आंसर ज़रा बुक में, मिला लीजिए भैया। 2.9 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड। एक्यूरेट नहीं आया? थोड़ा सेंस लगा लिया करो, आप साइंस के स्टूडेंट हो, बहुत सेंस होता है उनके पास, बहुत। ठीक है, ये बता दो बात समझ में आई है ना, इसलिए कराया मैंने। तो अब मैं चाहता हूँ आप ये पार्ट नोट कर लीजिए, कौन से पार्ट का इस्तेमाल किया हमने सोल्यूशन किया, किसका? ए का, इस वाले का। ठीक है, और ये पूरा का पूरा इसी का पार्ट है। ठीक है, अब हम बी देखेंगे, बी पार्ट नोट करिए आप। ठीक है, कर लिया होगा आपने। अब हम क्या कर रहे हैं? बी पार्ट। तो अब मैं आपसे ये कहूँगा, बी पार्ट में फिर सब कुछ ऐसे लिखोगे क्या कि टी ये, अब तो डायरेक्ट ये लिख दो, ये फॉर्मूला। बताओ क्लियर है जो मैं कह रहा हूँ? समझ गए सब कुछ? बस एम की जगह क्या कर रहा था हम यहाँ पे? एम ई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम पी आ जाएगा। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखो इसे हटा दीजिए, है ना। अब क्या डाल दीजिए यहाँ पर? ये पार्ट कह दीजिए, फिगर कह दीजिए, इन्होंने फिगर कहा है, फिगर बी। यहाँ से शुरू करना आप। तो टी पी इज इक्वल टू 2s, एम की जगह क्या आएगा? एम पी, वहाँ ई लिखवाया था हमने, याद है? अपॉन ई। बस वैल्यू लगा दीजिए, आंसर आएगा बहुत भाग के एकदम से। सही है? बताओ सही नहीं है बात? अब तो आप ऐसे ही करना, बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे करने, वो कर दिए थोड़ी दिन दोबारा प्रूफ करोगे। लगाइए वैल्यू, करा दूँ यहाँ पे, इधर करा देता हूँ। 2s क्या है? 1.5 इंटू 10 की पावर -2। एम पी क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन। 1.6 इंटू 10 की पावर -27। ठीक है, 1.67 होता है वैसे, यहाँ पे 7 भी आता है। ई की वैल्यू कितनी है? 1.6, इसलिए मैंने इतना लिखा। अब आराम से काटेंगे हम इसे। स्मॉल कैपिटल ई की वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की? 2 इंटू 10 की पावर 4। इससे तो भैया ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। बताओ सही है? 10 की पावर 4 और ये माइनस, फिर वही आ गया, कितना हो गया? 15। माइनस का ऊपर जाके प्लस का 15, प्लस का 15 और ये माइनस का 27। तो प्लस का 15 गया, कितना बचा इसमें? 12, है ना। 12 माइनस और 12, ये 2, ये कितना हो गया? माइनस का 14। तो माइनस का 14 में से तो आएगा निकल के माइनस का 7। अब बात आई अंडरवुड 1.4। देखो अब इसकी बात सुन लीजिए, सॉरी, अंडरवुड में 1.5। थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर ये 1.5 ना हो के अगर ये 2 होता, समझ रहा हूँ वैसे थोड़े से तो डिफरेंस है, 2 होता, तो आप क्या निकालते बाहर? 1.414, ऐसा नहीं कर रहा होता है। तो अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे 1.3 लिख दिया तब भी आंसर सही है। देखें इन्होंने क्या लिखा है, वेरी गुड। लो भैया, ये क्या दिया है? 1.3। समझ रहे हो? ये सेंस लगाया करो, ये तो आपको मालूम ही होगा। हम ये कहते हैं जो बच्चा 12th की फिजिक्स पढ़ रहा है उसे ये वैल्यू पता होनी चाहिए। 1.414 √3 1.732, सॉरी 1.732 √5 की 2.236, ये वैल्यू नहीं मालूम होनी चाहिए। इससे मैंने सेंस लगा लिया। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर? टीपी प्रोटॉन।
इसका मतलब प्रोटॉन को यहाँ पे गिरने में, यहाँ से यहाँ तक गिरने में, इतनी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 1.3 इंटू 10⁻⁷। आगे का जो पॉइंट है इन्होंने ऐसे दिया, देख लेना एग्जाम्पल। एपी निकाल लिया इन्होंने, देख रहे होंगे आप एग्जाम्पल में एपी, तो उसकी वैल्यू आई 1.9 इंटू 10⁻12। तो इन्होंने इसके उससे कंपेयर कराई जो ग्रेविटी से, तो ग्रेविटी की क्या होती है 9.8, तो उसके कंपेरिजन में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ज़बरदस्त है। ठीक है, तो वो बोले इसलिए हम इसे नेगलेक्ट मार देते हैं, ग्रेविटी को यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा हमने यहाँ ग्रेविटी का इस्तेमाल करा है, उसने कहा था ना फ्री फॉल छोड़ दिया। ठीक है, फ्री फॉल का मतलब होता है ग्रेविटी के अंडर में, लेकिन यहाँ पे हमने ग्रेविटी का यूज ही नहीं करा। क्यों नहीं करा, आप पूछोगे क्यों नहीं करा, तो मैं कहूँगा ग्रेविटी की वैल्यू बामुकाबले एक्सीलरेशन ये जो निकाला हमने प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत कम है, तो उसे क्या कर देना चाहिए, हमें नेगलेक्ट मार देना चाहिए। तो ये कहा था आपने। इसी के साथ हमारे इस वीडियो में 8 एग्जाम्पल हो चुके हैं ना, 4 पिछली वीडियो में करा चुके, 4 इसमें, 4 और 5 शायद 4 या 5 एग्जाम्पल और बचे हैं जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद में करा देंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू।